हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। शुभ्रो की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। ऑफिस से रात को लौटते वक्त उसने सोचा था कि रुक के एक केमिस्ट को बता के दवाई ले लेगा, लेकिन ऑटो में लौटते वक्त उसने एक होम्योपैथिक क्लिनिक देखी। शुभ्रो ने सोचा कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स का तो कोई खतरा नहीं होता है, तो ऑटो रुकवा कर उतर गया और सीधे क्लिनिक में चला गया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और सारी डिटेल्स पूछने के बाद उसे सिर्फ एक दिन की दवा दी और कहा कि अगर प्रॉब्लम बनी रहे तो एक बार फोन कर लीजिएगा। शुभ्रो ने घर लौटने के बाद खाना वाना खाकर दवाई खाई और सोने चला गया। सुबह उठा तो तबीयत एकदम ठीक थी। इतना फ्रेश, इतना हल्का उसने कभी फील नहीं किया था। कमाल की दवा दी थी डॉक्टर ने। नहा धोकर शुभ्रो ने सोचा कि एक बार डॉक्टर को फोन करके इत्तला कर दूं कि मेरी तबीयत अब पहले से काफी अच्छी है। उसने नंबर मिलाया तो उधर से एक आवाज आई, দয়াকরে নম্বরটি যাচাই করুন এবং পুনরায় কল করুন। कृपया नंबर की जांच कर कॉल बैक करें। शुभ्रो ने दोबारा नंबर मिलाया, लेकिन फिर से कृपया नंबर की जांच वही कर आवाज। कॉल बैक करें। इस बार शुभ्रो ने अपने पॉकेट से प्रिस्क्रिप्शन निकाली और नंबर फिर देखने लगा तो कागज पे ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा था, लेट डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय। शुभ्रो ने जो देखा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले उसे उसका दोस्त अवकाश मिला। उसने उसे पूरी बात बताई। अवकाश ने पहले तो पूरी बात को हंसी में उड़ा दिया, फिर जब शुभ्रो ने उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाई और दवा की पुड़िया दिखाई तो उसे मानना ही पड़ा। इस बीच शुभ्रो पानी पीने को उठा तो अवकाश ने डॉक्टर का नंबर डायल किया और उसे भी वही आवाज सुनाई दी जो शुभ्रो को सुनाई दी थी। कृपया नंबर की जांच कर कॉल बैक करें। अवकाश ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शुभ्रो को भी यही सुनाई दिया था। रात को वापस घर लौटते वक्त शुभ्रो को फोन में नंबर डॉक्टर पार्थो चैटर्जी की क्लिनिक का था। शुभ्रो ने फोन उठाया तो उधर से डॉक्टर की आवाज आई, तुम्हारा दोस्त हमको फोन किया। बीमार तो नहीं था लेकिन फोन किया। आप विजिट तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर फोन कट गया। शुभ्रो ने तुरंत पलट के उस नंबर पे फोन किया तो फिर से वही आवाज सुनाई दी, एवं पुनराय कॉल करूं। कृपया नंबर की जांच कर कॉल बैक करें। शुभ्रो ने तुरंत अवकाश को फोन लगाया। अवकाश कोलकाता से लोकल ट्रेन पकड़ के रोज की तरह वापस घर जा ही रहा था कि उसने ट्रेन में ही फोन उठा के बोला, हाँ शुभ्रो, क्या हुआ? हाँ, अरे जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। शुभ्रो ने तबीयत खराब होने पर इलाज करवाने एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर की दी हुई एक ही डोज में शुभ्रो की तबीयत बिल्कुल सही हो गई। सुबह शुभ्रो ने उन्हें फोन किया तो नंबर किसी भी तरह नहीं लग रहा था। नंबर कंफर्म करने के लिए उसने प्रिस्क्रिप्शन देखा तो डॉक्टर के नाम के आगे लिखा था, लेट डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय। शुभ्रो ने यह सारी बात अपने दोस्त अवकाश को बताई तो उसने भी नंबर मिलाया और उसी शाम को लोकल ट्रेन से घर जाते वक्त ट्रेन से गिर के उसकी मौत हुई।
अवकाश के फोन पे लास्ट रिसीव्ड कॉल शुभ्रो के नंबर से था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि दोस्त की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो हालचाल जानने के लिए मैंने उसे फोन किया था। पुलिस ने थोड़ी बहुत और पूछताछ की और उसके बाद भी उसे छोड़ दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचा तो देखा स्वाति बुरी तरह डिप्रेशन में थी। दरअसल स्वाति और अवकाश हाल ही में एंगेज हुए थे। शुभ्रो उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी डेस्क पे रखा फोन बजा। उठाया तो उधर से आवाज आई कि सर, किसी डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय का फोन है, आप कहें तो ट्रांसफर कर दो। शुभ्रो ने लाइन ट्रांसफर करने को कहा तो उधर से आवाज आई, हमारा दवाई ठीक था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? शुभ्रो अपने दांतों को भींचते हुए एक धीमी सी आवाज में बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं आपको फोन करता हूं तो आपका फोन नहीं लगता और आप मुझे फोन कर लेते हैं। शुभ्रो की बातें सुनकर डॉक्टर ने कहा, दूसरा नंबर है, लिखो। शुभ्रो के हाथ के पास कुछ नहीं था तो उसने स्वाति को बोला, जरा नंबर लिख लो तो। स्वाति ने नंबर लिखा और नंबर बताने के बाद ही डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दोस्त तो हमारा नंबर डायल कर दिया, अब तो विजिट करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने फोन को काट दिया था। शुभ्रो डरा हुआ सा पलट के बोला, तुमने नंबर डायल किया क्या? स्वाति ने कहा, हां, कॉल लिस्ट में है, लो नंबर नोट कर लो। शुभ्रो ने चुपचाप फोन नंबर लिखा तो देखा ये तो वही नंबर है जो प्रिस्क्रिप्शन पे भी था। दिन भर बार बार स्वाति को देखता रहा। रात को घर पहुंच के जब काफी देर तक सोचा और आखिर में रह नहीं पाया तो उसने स्वाति को फोन मिलाया। स्वाति का फोन बजता रहा, बस बजता रहा। स्वाति ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। शुभ्रो ने कई दफे फोन किया और उसके बाद व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखा तो समझ गया कि स्वाति शायद सो गई होगी, इसलिए उठा नहीं रही। सुबह फोन बजने की आवाज से शुभ्रो की नींद टूटी। उठाया तो पुलिस स्टेशन से फोन था। स्वाति ने नींद की गोलियां खाकर के सुसाइड कर लिया था और पूछताछ के लिए शुभ्रो को बुलाया गया था। शुभ्रो ने बताया कि वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उसे स्वाति के डिप्रेस्ड होने का पता था, इसलिए वो उसे बार बार फोन कर रहा था। पुलिस के पास भी और कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए फॉर्मेलिटीज पूरी करके शुभ्रो को छोड़ दिया गया। शुभ्रो पुलिस स्टेशन से बाहर सीढ़ियों से बस उतर रहा था और पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। शुभ्रो ने अपना इलाज करवाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखा तो डॉक्टर के नाम के आगे लिखा था लेट डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय। उस डॉक्टर को फोन करो तो फोन पे एक ही आवाज सुनाई देती, कृपया नंबर की जांच कर कॉल बैक करें। लेकिन वो डॉक्टर उसी नंबर से शुभ्रो को फोन करता था। उस नंबर पे शुभ्रो के दोस्त अवकाश ने फोन किया तो वो लोकल ट्रेन से गिर के मारा गया और उसी की गर्लफ्रेंड स्वाति ने गलती से ही नंबर डायल कर दिया तो उसकी भी मौत हुई। शुभ्रो समझ गया था कि किसी से अगर नंबर डायल करवाएगा तो क्या हो सकता है। शुभ्रो सेल्स मैनेजर था और दिमाग में यही चल रहा था कि कई दिनों से उसका बॉस थोड़ा बीमार चल रहा है। अगर उसके बॉस ने एक बार डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय को फोन कर लिया
तो शुभ्रो को एरिया सेल्स मैनेजर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुभ्रो ने देखा कि उसका बॉस खांसता हुआ अंदर आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद ही उसके कैबिन में पहुंच के बोला, सर आप भी मेरी तरफ बहुत दिनों से खांसी से परेशान हो, ये लीजिए सर, डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय का नंबर है ये खांसी ना एक रात में आपकी ठीक कर देंगे, एक बार फोन करके देख लीजिएगा। नंबर देकर शुभ्रो बाहर आकर अपनी सीट पे बैठ गया और एरिया सेल्स मैनेजर बनने के ख्वाब देखने लगा। करीबन 1 से 2 घंटे के बाद में उसका फोन बजा। उठाया तो उसका बॉस था, जिन्होंने शुभ्रो को बताया कि उसने बहुत ही कमाल के डॉक्टर का नंबर दिया था, क्योंकि उसने फोन पे ही उसके बॉस की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। क्योंकि डॉक्टर पार्थो चैटर्जी ने उनसे कहा था कि शायद आप जिस कमरे में बैठते हैं वहां पर एसी चलने के कारण आपको डस्ट एलर्जी है, आप कमरा बदल कर देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई करीबन 1 से 2 घंटे के अंदर में, यानी जैसे ही उन्होंने कमरा बदला, उनकी तबीयत बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। शुभ्रो ने गुस्से में पर मुस्कुराते हुए बॉस का फोन काटा और सीधे डॉक्टर का नंबर मिलाया। फोन उठते ही शुभ्रो के कुछ बोलने से पहले ही डॉक्टर ने कहा, यही क्लिनिक हमारा है, यहाँ जो होगा हमारा मर्जी से होगा। शुभ्रो ने इतना सुना और उस पर बरस पड़ा, चीखा, चिल्लाया, गालियां दी, और काश उस स्वाति की तबीयत तो तुमने ठीक कर दी। अब की बार मेरे बॉस की तबीयत ठीक करने की बारी थी तो तुम पलट गए। चाहते क्या तुम मुझसे? और उनको क्यों बोला फोन करने के लिए? जब मैं तुम्हें फोन करता हूं तो तुम्हारा फोन लगता नहीं है और तुम मुझे फोन करते रहते हो। मैंने मेरे बॉस से भी तो फोन कराया था, उनका इलाज नहीं करोगे? क्यों ना एक बार उनको भी विजिट करके आओ? जाओ ना। मुझे एरिया सेल्स मैनेजर बनना है। और तभी उधर से आवाज आई, बॉस से इस तरह से बात करते हैं बदतमीज, यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। शुभ्रो ने कॉल लॉग देखा तो पाया कि उसने फोन अपने बॉस को ही लगाया था। अपने बॉस को समझाने की उसने सारी कोशिशें की, लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक ना सुनी। शुभ्रो ने भी ठान लिया था कि आज हार या पार होना है। ऑफिस से निकला और सीधा डॉक्टर पार्थो चैटर्जी के क्लिनिक की तरफ गया। वहां पहुंच के देखा कि वहां कोई क्लिनिक नहीं था। एक दुकान थी तो उसने दुकानदार से क्लिनिक और डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाँ, एक क्लिनिक थी तो सही, लेकिन वो डॉक्टर फर्जी थे, दवाइयों के नाम पे स्टेरॉइड देते थे। एक बच्चे की उन्हीं स्टेरॉइड के कारण मौत के बाद यहां के लोगों ने पीट पीट के उन्हें मार डाला था और क्लिनिक को आग लगा दी थी। ये दुकान बस 2 साल पहले ही खुली है। मैं इस दुकान का मालिक हूं। शुभ्रो ने एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था, जिसकी दवाई कुछ ऐसा असर कर गई कि पूरी बीमारी एक ही दिन में खत्म हो गई थी। शुभ्रो की नजर जब प्रिस्क्रिप्शन पर गई तो वहां लिखा था, लेट डॉक्टर पार्थो चट्टोपाध्याय। जब शुभ्रो दोबारा उसकी क्लिनिक पहुंचा तो पता चला कि वहां ऐसा कोई क्लिनिक है ही नहीं, और जो थी वो जला दी गई थी और डॉक्टर पार्थो को मार दिया गया था, क्योंकि वो दवाइयों के नाम पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता था, जिससे एक बच्चे की मौत भी हुई थी। शुभ्रो की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था उसके साथ। वो इसी सोच में डूबा रास्ते को पार कर ही रहा था कि एक गाड़ी उसे टक्कर मारते हुए निकल गई।
शुभ्रो ने अपना होश संभाला। तब तक उसकी जिंदगी के 6 महीने बीत चुके थे। होश में आने के बाद उसने तकरीबन 4-5 महीने वहां और बिताए और उसके बाद शुभ्रो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शुभ्रो ने नई जिंदगी की शुरुआत करी और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था अपना पुराना नंबर स्क्रैप करके उसने नया नंबर लिया। नए नंबर को ऑन करने के थोड़ी देर के बाद ही एक फोन आया। उठाया तो सामने से आवाज आई, এই যে অনেক দিনকে बाद কেমন আছো? ভিজিট করने आएगा क्या हम? इस बार शुभ्रो ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्यों इस कदर मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते एक बार में? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शुभ्रो के इतना सब कुछ बोलने के बाद बस सामने से एक आवाज आई, बैच नंबर 1389 R52 का दवाई तुम और तुम्हारा टीम ही हमको दिया था। हम गलत आदमी नहीं था, तुम्हारा गलत दवाई ने हमको बना दिया। शुभ्रो की आंखों के सामने उसके करियर की बस एक ही गलती नजर आ रही थी। जब उसने अपने टीम मेंबर्स अवकाश और स्वाति के साथ मिलकर सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने जूनियर के हाथों 15 दिन के अंदर ही एक्सपायर होने वाली दवाइयां मार्केट में सर्कुलेट करवाई थी। शुभ्रो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और शायद उसकी ही डिस्ट्रीब्यूट की हुई दवा से उस बच्चे की डेथ हुई, जिसके मर जाने से गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर पार्थो को भी जान से मार दिया था। अगले ही दिन शुभ्रो की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने 5 दिन का कोर्स दिया। पहली दिन की दवाई लेने के साथ ही शुभ्रो की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन किया तो सामने से डॉक्टर साहब बोले, हम तुम्हें विजिट कर लिया है, अब तुम्हें तुम्हारा सारा प्रॉब्लम से छुट्टी मिलेगा। और उसके अगले ही दिन उसकी नींद में ही मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर पार्थो को किसी और को विजिट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां आप जानते हैं कि आपसे पहले जो भी कोई गया कुछ न कुछ अपना खोकर ही वापस आया और वहां का कुछ अपने साथ में लेकर आया? निर्मल अपने घर भोपाल से दूर जोधपुर में रहता था और एक बैंक में नौकरी करता था। उसके साथ उसका एक रूममेट भी था। निर्मल को यहां रहते हुए 6 महीने ही हुए थे। एक दिन रविवार सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो उसके बचपन का दोस्त सुधांशु वहां सामने खड़ा था। दोनों पूरे 6 महीने के बाद मिल रहे थे। सारा दिन बातों बातों में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात को महफिल सजी तो निर्मल ने अपने दोस्त सुधांशु को उसके घर से ही दिखाई देने वाले उस हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया। सुधांशु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने निर्मल की बातों को मजाक में उड़ा दिया तो निर्मल ने भी पलटकर उसे चैलेंज दिया उस घर के अंदर जाकर अपनी एक सेल्फी खींच कर लाने की। सुधांशु भूत प्रेत या ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए तुरंत घर से निकलकर वहां पहुंचा। तकरीबन उसे सिर्फ 2 मिनट ही लगे होंगे। उस खंडर बन चुके घर में एक अजीब सा सुकून तो था, लेकिन साथ ही खाली पड़े उस खंडर में कई आवाजें भी आ रही थी। सुधांशु भी जानता था
कि ये पुरानी खाली बिल्डिंग है और ऐसा रेगिस्तानी इलाका है, तो यहां हवा से ऐसी आवाजें जरूर होती होंगी। वहीं अंदर अंधेरे में फ्लैश ऑन करके उन्हीं आवाजों के बीच सुधांशु ने अपनी एक सेल्फी खींची और तुरंत निर्मल को फोन किया। फोन उठा तो सही, पर उधर से आवाज साफ नहीं आ रही थी। क्यों बे पट्टू? सुधांशु ने बोलने की कोशिश की, अरे पर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सुधांशु वहां से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पलटा तो किसी ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया। सुधांशु ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुधांशु ने तुरंत ही बाहर का रुख किया और घर पहुंचकर उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए निर्मल से कहा, क्यों बे, हाँ? फोन उठा के बोला क्यों नहीं कुछ? मैं हेलो हेलो बस करता रहा। निर्मल ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? किसको फोन किया था तूने? सुधांशु ने इस बार हंसते हुए कहा, ऐसे ही झूठ पकड़ सकूं ना, इसलिए तो कॉल पे मैंने रिकॉर्डर इंस्टॉल करके रखा है। ये सुन के देख। और कॉल रिकॉर्डिंग जब चली तो तीनों ने सिर्फ सुधांशु की नहीं बल्कि उसके साथ कई और आवाजें भी सुनी। हेलो 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 निर्मल, क्यों बे फट्टू? अरे सुन, हेलो, अरे सुनना, हेलो। सुधांशु की इस आवाज के बाद ही एक आवाज और थी जो उसकी नहीं थी। अच्छा नहीं किया यहाँ आके। सुधांशु अपने दोस्त निर्मल से मिलने जोधपुर गया था, जहां उसने एक हॉन्टेड हाउस में घुसकर सेल्फी खींची और अपने दोस्त निर्मल को फोन भी किया था। बाद में निर्मल ने उसे बताया कि उसके पास तो कोई फोन आया ही नहीं था। तो सुधांशु ने उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें सुधांशु के साथ कई और आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्हीं आवाजों में से एक आवाज ने कहा, अच्छा नहीं किया यहाँ आके। सुधांशु, निर्मल और उसका रूममेट तीनों ने अपने कानों से यह आवाज सुनी और तीनों के लिए इस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। सुधांशु ने तुरंत अपने फोन की गैलरी में जाकर अपनी क्लिक की हुई सेल्फी देखी। उस सेल्फी में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे दाईं तरफ राजस्थानी कपड़ों में एक औरत थी, बाईं तरफ एक आदमी और सुधांशु के ठीक सामने बीचों बीच खड़ा था एक बच्चा। उन तीनों के चेहरे पर ना तो कोई हंसी थी और ना ही गम, कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। सुधांशु ने तुरंत वो फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर दी और कैप्शन डाला, घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। तीनों को बस एक ही बात का सुकून था कि सुधांशु सही सलामत वापस आ गया था और वो भूत वहीं अपनी जगह पे थे। देर रात जब सोने गए तो सुधांशु की नींद टूटी क्योंकि उसे प्यास लगी थी। सुधांशु पानी पीने उठा तो उसने अपना फेसबुक दोबारा चेक किया तो उस फोटो पे करीबन 500 लाइक्स थे और लगभग उतने ही लोगों ने उस पिक्चर को शेयर भी किया था। लेकिन इस बार उस तस्वीर में वो औरत बच्चे की जगह बीच में खड़ी थी, वो आदमी औरत की जगह और उसके दाईं तरफ वो बच्चा था। सुधांशु के हाथ पांव डर से कांप रहे थे। वो जोधपुर की ठंड में भी पसीने से तर-बतर हुए जा रहा था कि तभी घर की डोरबेल बजी। रात के 2 बजे कौन आया होगा?
सुधांशु पानी पीने के लिए उठा हुआ ही था और दरवाजे के एकदम नजदीक भी था, इसलिए दरवाजे तक गया और आई होल से झांका। बाहर का नजारा देखकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो औरत, वो बच्चा और वो आदमी तीनों दरवाजे के बाहर खड़े थे। सुधांशु चिल्लाता हुआ पलटा तो निर्मल और उसका रूममेट भी वहां आ गए थे। सुधांशु ने उन्हें पूरी बात बताई। सबने डरे डरे आई होल से बाहर झांक के देखा तो बाहर कोई नहीं था। निर्मल ने सुधांशु के बार बार मना करने के बावजूद दरवाजे को खोल के भी देखा, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। सुधांशु के बार बार कहने पर निर्मल ने फेसबुक भी खोलकर वो पिक्चर चेक करी तो वो पिक्चर ठीक वैसी थी जैसी सुधांशु के फोन पर ली गई थी, ना कि वैसी जो सुधांशु देख पा रहा था। निर्मल सुधांशु को समझा बुझाकर अंदर ले गया और कहा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। तू थोड़ा सा डर गया है तो आराम करेगा तो तेरे दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। किसी तरह सुधांशु सो तो गया, लेकिन उसकी नींद एक बार फिर एक आवाज से खुली। आंख खुली तो सुधांशु की हालत एक बार फिर उस ठंड में पसीने से भरी हुई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि ये खटखटाने की आवाज तीसरे माले पर बनी उसकी खिड़की पे थी और खटखटाने वाले थे वही बच्चा, औरत और वो आदमी। सुधांशु निर्मल को जगाने को पलटा तो देखा वो तीनों वहां बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वापस खिड़की पर देखा तो निर्मल खिड़की पे शीशे को खटखटा रहा था। वापस बिस्तर की तरफ देखा तो निर्मल वहां लेटा हुआ था। वापस खिड़की पे देखा तो पूरी फैमिली वहीं खड़ी थी। भारी सांसें लेते हुए सुधांशु की आंख खुली और वो अपनी नींद से जागा। सुधांशु अपने दोस्त निर्मल के पास जोधपुर गया तो वहां सुधांशु को भूतिया हवेली में जाने का एक डेयर मिला। वहां उसने एक सेल्फी खींची थी और बाद में जब घर आकर सेल्फी देखी तो उसमें 3 लोग और थे। वही 3 लोग सुधांशु को वापस निर्मल के फ्लैट में भी दिखे। डर के मारे जैसे ही वो उठ के बैठा तो पता चला कि ये कुछ और नहीं, बस उसका एक बुरा सपना था। सुधांशु की सांस में सांस आई। उसे प्यास लगी थी तो उठ के पानी पीने गया और देखा कि निर्मल का रूममेट बाहर वाले कमरे में सो रहा था। सुधांशु पानी पीकर वापस लौटा और लेटते के साथ ही उसकी आंख लग गई। इस बार उसने दोबारा एक सपना देखा जिसमें वो वापस उसी जगह खड़ा था जहां उस भूतिया हवेली में किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया था। वैसी ही आवाजें उस अंधेरे में उसे एक बार फिर सुनाई दे रही थी। सर्द हवाएं बड़ी जोर से चली जा रही थी, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। धक्का लगते के साथ ही वो पलटा तो उसके शरीर का सारा खून जम चुका था, क्योंकि उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि निर्मल का रूममेट था। सुधांशु एक बार फिर घबरा के नींद से जागा। सांस में सांस आते ही इस बार उसने निर्मल को जगाया। निर्मल उठा तो सुधांशु ने बताया कि उसने पहले एक सपना देखा था
जिसमें उसने उस परिवार के 3 लोगों को वहां देखा। और जब दोबारा सोने गया तो निर्मल के रूममेट को उसी हवेली में उसे धक्का देते हुए देखा। यह सब सुन के निर्मल ने कहा, तूने किसे देखा? सुधांशु ने कहा, तुम्हारे रूममेट को। बाहर वाले कमरे में तो सो रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो। निर्मल चिढ़ते हुए उठा और बाहर के कमरे की ओर इशारा करके बोला, कहां है भाई मेरा रूममेट? कौन है मेरा रूममेट? मैं अकेला रहता हूं इस घर में, तू ही बता मुझे। तू जब से यहां आया है मेरे रूममेट ने तुझसे कुछ कहा? तूने उससे कोई बात की? यहां जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मेरा रूममेट आएगा कहां से? निर्मल की बातें सुनकर सुधांशु के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। सुधांशु की ऐसी हालत देखकर निर्मल ने कहा, चल भाई, ये सब कुछ जहां से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म करके आएंगे, तू मेरे साथ चल बस। इतना कहकर निर्मल सुधांशु के मना करने के बावजूद उसे उस भूतिया हवेली तक अपने साथ ले गया। रात के सन्नाटे में दोनों इस वक्त खड़े थे उस हवेली के ठीक सामने और दूर दूर तक सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निर्मल ने उस हवेली के सामने सुधांशु के हाथ को पकड़ा और बोलना शुरू किया। सुधांशु जब अपने दोस्त निर्मल के पास जोधपुर पहुंचा तो उसे देर रात एक डेयर मिला भूत बंगले में जाने का। वापस आने के बाद से सुधांशु को 3 लोग दिखाई दे रहे थे और आगे चलकर पता चला कि जो रूममेट सुधांशु को वहां दिखाई दे रहा था वो उसका वहम मात्र था, क्योंकि निर्मल अपने फ्लैट में अकेला रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद निर्मल देर रात ही सुधांशु को अपने साथ लेकर उस हवेली के ठीक सामने पहुंचा, ये कहते हुए कि जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है अब वहीं पर ये सब कुछ खत्म होगा। उस हवेली के मेन गेट के ठीक सामने खड़े होकर निर्मल ने बोलना शुरू किया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई कि हमने आपके घर में आकर आपको परेशान किया। आप जो कोई भी हैं वापस अपने घर में आ जाइए, हमारी गलती को माफ कर दीजिए। वैसे भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। निर्मल इसके बाद कुछ और बोलता उससे पहले ही सुधांशु की आंखों के सामने किसी ने निर्मल को एक जोर का धक्का देकर जमीन पर गिराया। उसके बाद उसकी टांगें पकड़कर घसीटता हुआ उसे उस भूत बंगले के अंधेरों में ले गया। गूंजती रही तो बस निर्मल की चीखें। सुधांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर अपनी जान बचाने के चक्कर में वो दौड़ता हुआ वापस अपने घर आ गया। दरवाजा बंद करके हांफता हुआ वो वहां खड़ा ही था कि उसकी हांफने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी आई। सुधांशु दबे पांव उस आवाज का पीछा करते करते कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा निर्मल अपने बिस्तर पे सो रहा था। सुधांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुधांशु को लगा कि शायद वो अभी भी सपना ही देख रहा था। निर्मल को एक बार सपने से जग के उसने जगाया तो उसे ये दिख रहा है। अब अगर उसे जगाएगा तो न जाने सुधांशु को क्या क्या देखना पड़े। सुधांशु ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच सोच के बस पागल हुए जा रहा था। वो बाथरूम में घुसा, मुंह धोने को उसने नल खोला और पानी बार बार अपने चेहरे पर मारने लगा। पर पानी मुंह पे मारा तो समझ आया
कि पानी उसके चेहरे पर उसे महसूस ही नहीं हो पा रही। उसे लगने लगा कि वो अभी भी शायद सपना ही देख रहा है। उसने खुद को जगाने के लिए जोर जोर से खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने और रोने लगा। इतनी आवाजें सुन के निर्मल की नींद खुल गई थी। वो भागता हुआ आया और बोला, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? सुधांशु रोते रोते बोला, भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई दिखता है तो वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। मैं पागल में जा रहा हूं, मैं पागल में जा रहा हूं, मैं पागल में जा रहा हूं। निर्मल ने सुधांशु को ऐसे कभी नहीं देखा था। उसने बड़े प्यार से उसे समझाया, तू भी ना यार, बिल्कुल पागल है, कुछ नहीं हुआ है, तू सपना देख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है बस। पता है, मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो गया था जब मैं ना उस भूत बंगले से एक बार घूम कर आया था। ऐसे ही पागलपन में थोड़ी देर बाद तू भी अपनी कलाई की नसें काट लेगा जैसे मैंने काट ली थी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सत्यन उतनी गहरी नींद में नहीं था और शायद इसलिए पलंग के नीचे से आती उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। हर रोज की तरह उस आवाज को रोकने के दो ही तरीके थे, या तो बिस्तर पर हाथ से थपथपाए या तो लाइट जलाए। लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं होने वाला था, क्योंकि लाइट को बुझाते ही और थपथपाना रोकते के साथ ही वो आवाज वापस शुरू हो जाती। अगर सिर्फ यही एक दिक्कत होती तो शायद कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लेटे लेटे एक और आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, और इस घर में सत्येन और प्रीति के अलावा और कोई नहीं होता, तो लाजमी है कि किसी तीसरे की कदमों की आवाज डरावनी ही होगी। और बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी शायद ठीक थी, लेकिन एक आखिरी दिक्कत यह थी कि उनके घर में डाइनिंग हॉल में रखी चीजें कभी कभी अचानक बहुत जोर से हिलने लगती और फिर अपने आप रुक जाती। रोज रोज होती इन चीजों से वो इतने परेशान थे कि उन्होंने रोहित और निधि से कांटेक्ट किया, जो कि खुद को पैरानॉर्मल रिसर्चर कहते हैं। सत्येन और प्रीति अरोड़ा के घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने निधि और रोहित खड़े थे। निधि और रोहित इस तरह के केसेस में साइंटिफिक रीजंस लोगों के सामने लाकर भूत प्रेत की कहानी या अंधविश्वास को दूर किया करते थे। निधि और रोहित ने फैसला किया कि आज की रात जो भी एक दो कैमरास हैं और ऑडियो रिकॉर्डर हैं, उन्हीं से चेक कर लिया जाए। जरूरत पड़ी तो कल पूरी टीम के साथ आकर और इक्विपमेंट्स के साथ चेक किया जाएगा। रात को बहुत जल्दी ही लाइट्स ऑफ की गई। रोहित बाहर वाले कमरे में डाइनिंग टेबल के पास एक कैमरा लिए बैठा था और निधि अंदर ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि तभी सत्यन वाले कमरे से वही आवाज सुनाई दी। निधि ने उस आवाज को ध्यान से सुना और फिर लगभग तुरंत किसी के चलने वाली वो आवाज आई।
तो निधि ने अपने कान फर्श पे लगाए। उधर रोहित ने हॉल में टेबल पे चीजों को हिलते हुए देखा तो वो भी तुरंत बाहर बालकनी में गया और फिर दोनों ने सत्यन और प्रीति अरोड़ा को बताया कि इन आवाजों के पीछे किसी भूत प्रेत का कारण नहीं है। कमरे से आती वो आवाज दीमक के लकड़ी को काटने की थी। किसी के कदमों की जो आवाज आती है वो उनके घर की नहीं बल्कि उनके नीचे वाले फ्लोर से आती है, जो रात के सन्नाटे में ऐसी लगती है जैसे कोई उनके घर के अंदर चल रहा हो। और टेबल पर रखी चीजों के अचानक हिलने का कारण है वाइब्रेशन, जो ट्रेन ट्रैक्स पे ट्रेन जाने की वजह से होती है। रोहित और निधि ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था साइंटिफिकली, लेकिन आगे चल के उनके सामने कुछ ऐसे सवाल भी आए जिनका जवाब वो आज तक ढूंढ रहे हैं। सत्यन और प्रीति अरोड़ा के घर में अजीबो गरीब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने रोहित और निधि, जो कि ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को लेकर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनसे बात करी। उन्होंने वहां पहुंचकर उनकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह बताई, तो पता चला कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं था उनके उस फ्लैट में। रोहित और निधि अभी मिस्टर और मिसेस अरोड़ा से बातें कर ही रहे थे कि दूसरे कमरे से एक आवाज आई। उस कमरे में जाकर देखा तो 6th फ्लोर पे उनके इस फ्लैट की खिड़की के कांच पे जमी हुई ओस पे बाहर से लिखा हुआ था, चले जाओ। अब उठे इस सवाल का जवाब दे पाना रोहित और निधि के लिए थोड़ा मुश्किल था। पूरे घर में कैमरास, इंफ्रारेड और ऑडियो रिकॉर्डर लगाने की बात अब पक्की हो चुकी थी। रोहित और निधि ने सारी जगहों पे निशान लगाने शुरू कर दिए कि कहां कहां क्या क्या लगाना है, कि तभी अंदर वाले कमरे में बाहर डाइनिंग हॉल से एक आवाज आई। सब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। देखा तो कुछ भी नहीं था वहां। प्रीति ने बस एक ही सवाल पूछा, इसका क्या जवाब है आप दोनों के पास? रोहित और निधि इस बात का जवाब दे पाते उससे पहले उनके सामने एक सवाल और खड़ा हो गया। अंदर वाले कमरे से, जहां से वो लोग अभी अभी आए थे, वहां से एक जोरदार आवाज। ये आवाज टीवी के चलने की थी। उस रात के लिए रोहित और निधि वहां से निकले और अगले दिन वो दोनों अपनी टीम के बाकी के 2 लोगों को भी लेकर आए। सत्यन और प्रीति के फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था। पलटकर वो वापस जाने ही वाले थे कि अंदर से आती कुछ आवाजें सुन के समझ आया कि घर खाली नहीं है। घर के बाहर लगे ताले को तोड़ने की जब आवाज आई तो सत्यन और प्रीति भी दरवाजे के इस पार पर चौकन्ने हो गए। दरवाजा खुलते के साथ ही पहला सवाल रोहित ने सत्यन से पूछा, ताला क्यों लगा रखा था आपने गेट के बाहर? सत्यन तो घर के अंदर ही था। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, आप लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। बात को आई गई करके पूरी टीम इधर उधर सारे कमरों में लगे निशानों पर कैमरास और रिकॉर्डर लगाने में लग गई। कुछ देर बाद प्रीति के चीखने की आवाज बालकनी से आई। सारे के सारे लोग बाहर बालकनी में दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा प्रीति तो फोन पे बात कर रही है। वो पलटी तो रोहित ने पूछा, आप अभी चीखी क्यों थी? प्रीति ने कहा कि मैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहां फोन पे बात कर रही हूं। जितनी देर में ये सब हो उतनी ही देर में इस बार अंदर के कमरे से एक और चीख आई। सत्यन और प्रीति अरोड़ा के फ्लैट में हो रही
अजीबोगरीब चीजों को सुलझाने के लिए पैरानॉर्मल रिसर्चर रोहित और निधि आए तो कई सवाल उनके सामने आए जिनका जवाब उनके पास नहीं था। कुछ चीजें तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उनके पहुंचने के बाद से जैसे सब कुछ पहुंच के बाहर था। कभी कोई अजीब आवाज आती तो कभी टीवी अपने आप चलने लगती, कभी 6 तल्ले की खिड़की पे बाहर से कुछ लिखा हुआ होता। और हद तो तब पार हो गई जब एक एक करके 2 चीखें लगातार उस घर में गूंजी, जबकि घर के सारे लोग एक साथ ही थे। जैसे ही अंदर से चीख सुनाई दी तो सब के सब बालकनी से अंदर कमरे में भागे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रोहित और उसके दोनों साथी कैमरास और रिकॉर्डर लगाने में लग गए थे और निधि इस घर की ओनर प्रीति के साथ किचन में उनसे बातें कर रही थी। निधि उस वक्त किचन में ही थी जब उसने धीमे से तेज होती हुई एक आवाज सुनी। निधि को पहले लगा कि प्रीति शायद कुछ काट रही है, लेकिन जब कैंची की आवाज के साथ उसे किसी के कुर्राने की आवाज भी आने लगी तो उसने पलट के देखा और उसके गले में आवाज जैसे अटक के रह गई हो। प्रीति के हाथों में कैंची थी और उसके लंबे बाल बुरी तरह से कटे हुए थे। चेहरे पर कटने के कई निशान थे। पूरा फर्श बालों से भरा था। निधि चीखने ही वाली थी कि जैसे उसका सपना टूटा हो। वो पलटी। प्रीति गुनगुनाती हुई अपना काम किए जा रही थी और सब कुछ पहले जैसा एकदम नॉर्मल था। उधर दूसरी तरफ टीम के दोनों लड़के अंदर वाले कमरे में कैमरा और रिकॉर्डर लगा रहे थे। जहां कैमरा लगाते हुए एक लड़के ने कहा, भाग गए हो यार इन सब से, इतने घरों में गए हैं लेकिन कोई भूत प्रेत आज तक तो दिखा नहीं। यहां भी कौन सा दिखने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये पीछे पड़ी कुर्सी अभी थोड़ी सी हिलेगी, फिर किसी के कदमों की आवाज आएगी और पलट के देखूंगा तो तू वहां। उसने तुरंत वीडियो कैमरा चेक किया तो उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था जब ये सारी बातें कह रहा था। और सही में वो चेयर अपनी जगह से हिल रही थी उस वीडियो में। उधर टीम का दूसरा मेंबर ऑडियो रिकॉर्डर लगाते लगाते अपने आप से बोल रहा था, इन रिकॉर्डर से तो अच्छा टॉकिंग टॉम है, कम से कम जो बोलो वो दोबारा तो बोल देता है। इतने घरों में गए हैं लेकिन कोई आवाज नहीं सुनने मिली आज तक। उसने मजाक में टॉकिंग टॉम ऑन करके कहा, भूत प्रेत नहीं होते हैं। फोन से आवाज आई, भूत प्रेत नहीं होते हैं, 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 भूत प्रेत होते हैं। रोहित और सत्येन डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक रोहित का चेहरा बदलने लगा। उसकी नजरें टेबल पर रखी बोतल पे अटक गई और उसके मुंह से निकलती भारी सी आवाज के साथ साथ टेबल पर रखी कांच की सॉस की बोतल अपने आप हिलने लगी। रोहित जैसे जैसे उसे देख रहा था उस बोतल का हिलना बढ़ता जा रहा था और तब तक होता रहा जब तक बोतल टेबल से गिर के टूट नहीं गई। सत्येन और प्रीति के घर में रोहित और निधि अपनी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम के साथ पहुंचे तो रोहित, निधि और उनकी टीम के दोनों लोगों के साथ
कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज तक की उनकी केस हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग केस था ये। रोहित के देखने से जैसे ही वो सॉस की बोतल टूट कर गिरी, तो जैसे रोहित बेहोशी से उठा हो, वो एकदम पागलों की तरह सत्येन से बोला, मैंने अभी कुछ किया ना, कुछ ऐसा किया ना मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सत्येन बोलता भी तो क्या बोलता, वो कुछ बोल भी पाता इससे पहले ही रोहित खुद बोला, मैं जानता हूं कुछ किया है मैंने, इसीलिए तो मैंने कैमरास लगाए हैं यहां पे, अभी चेक कर लेता हूं। इतना बोलकर उसने कैमरे पर फुटेज देखी और वो वीडियो फुटेज देखते देखते ही उसकी आंखें चौड़ी होती गई, बच्चों की तरह डरने और रोने लगा। इतनी देर में बाकी सब भी वहां डाइनिंग हॉल में आ गए और उनके आते ही रोहित पे भूत सा सवार हो गया। वो कुर्राता हुआ भागते भागते अंदर गया और उसने खुद को अलमारी के अंदर बंद कर लिया। सब लोग बाहर चिल्ला रहे थे और अलमारी के दरवाजे को पीटते जा रहे थे कि तभी अंदर से रोहित की एक बदली हुई आवाज सुनाई दी। सत्येन, तुम समझते क्यों नहीं? ऐसे कैसे चल पाएगा? कैसे भी हो, छोटी मोटी नौकरी हो, हम दोनों को करनी पड़ेगी सत्येन। ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे सत्येन। प्रीति, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं? हर तरफ तो हाथ पैर मार के देख लिया मैंने, कुछ नहीं हो पा रहा। उधार बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि चुकाने में ये जन्म कम पड़ जाएगा। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, सब कैसे होगा? रोज लोग जान से मारने की धमकी देते, तुम्हें मारने की धमकी देते। सत्येन, किसी और के मारने से अच्छा है तुम मुझे जहर दे दो और मैं तुम्हें, हम दोनों सुकून से एक साथ रहेंगे। हाँ प्रीति, यही सही होगा। इसके बाद कोई आवाज नहीं आई और अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला और रोहित निढाल सा होकर बाहर आया। अब तक कोई घटना के बारे में इन सब के बीच बातचीत चल ही रही थी कि पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने उन्हें देखते ही पूछा, आप लोग कौन हैं और ताला तोड़कर अंदर कैसे आए? रोहित ने कहा कि दरअसल मैं रोहित हूं और ये निधि है, हम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। इस घर से हमें कुछ कंप्लेन आई थी तो हम उसे ही देखने के लिए यहां आए थे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, ओ तो आप हैं वो, मैं 2 दिन से आपके फोन को ट्राई कर रहा हूं लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा। आपको मैंने ही बुलाया था लेकिन यहां नहीं, ठीक इसके नीचे वाले फ्लैट में, लेकिन आप यहां आ गए। अरे साहब, ये घर तो पिछले 8 सालों से बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यहां रहने वाले मियां बीवी सत्येन और प्रीति ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। मेरे 2 लाख रुपए भी निकलते थे उनसे। रोहित, निधि और उनकी टीम को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन सवालों के जवाब मिलकर भी कई सवाल आज भी सवालों के कटघरे में खड़े हैं।